नमस्कार दोस्तों। इस नए चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है जिसका नाम है SSW MPPSC व्यापम। और इसमें कंप्लीट रूप से आपको MPPSC और व्यापम से रिलेटेड ही एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। जिसमें हम अभी पढ़ रहे हैं सामान्य प्रबंधन, जिसका हम बोल सकते हैं जनरल मैनेजमेंट, ठीक है। इसके लिए हमने जो ऑलरेडी कुछ क्लासेस, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रबंध के बारे में बेसिक चीज़ें, उसके सिद्धांत और व्यावसायिक एनवायरनमेंट, ये बेसिक चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई। साथ में क्वेश्चन भी हमने कवर करा है। अब जो तीसरा टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे। उसके पहले मैं बता देता हूँ आपको, अगर पीडीएफ चाहिए तो आप SSW एजुकेशन पीडीएफ नाम का टेलीग्राम चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसमें मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप जो है अपना दायित्व पूरा कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इसके बारे में पता चल सके, ठीक है। चलिए हम जो है शुरू करते हैं। अब यहाँ पे नियोजन, यानी कि हमने अभी तक पढ़ा है प्रबंध के बारे में, और प्रबंध के हमने जो है कार्य पढ़े, ठीक है। बेसिक रूप से प्रबंध के कार्य के अंतर्गत सबसे पहले जो कार्य आता है प्लानिंग, जिसे हम बोलते हैं नियोजन। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है संगठन। संगठन के बाद आता है स्टाफिंग, यानी नियुक्ति करना, वो कि इसी के अंतर्गत आ जाता है। फिर आता है डायरेक्टिंग, यानी निर्देश देना। उसके बाद आता है कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण करना। तो ये एक एक करके सारे कार्य साथ में बीच में भी आप देख सकते हैं समन्वय आता है। समन्वय जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तो समन्वय तो जो है कंप्लीट रूप से चलते रहता है शुरू से लेकर एंड तक। प्लानिंग भी शुरू से लेकर एंड तक चलते रहती है, तो कंटिन्यू ये चलती रहती है। नियोजन भी एक प्रकार से जो है कंप्लीट रूप से अविरत, यानी कि कंटिन्यू रूप से चलता है, कभी इसमें रुकावट नहीं आती शुरुआत से लेकर एंड तक। एक योजना के लिए मतलब एक योजना बनाई, वो खत्म हुई, दूसरी योजना बनाना चालू। तो प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग के बारे में बेसिक चीज़ें जानेंगे। इसकी विशेषता, इसके महत्व, इसके उद्देश्य, योजनाओं के प्रकार, सभी चीज़ों को विस्तार से हम जानेंगे। उसके बाद हम जो है क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम प्लानिंग को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। IOCL। IOCL मतलब होता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संगठन है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। ग्लोबल जो फॉर्च्यून ग्लोबल है उसमें 500 की लिस्टिंग में शामिल है 2017 के अनुसार। 34,000 से अधिक इसमें जो है व्यक्ति काम करते हैं, और एक महारत्न कंपनी है। इंडियन ऑयल जो है भारत की ऊर्जा मांगों को 5 दशकों से पूरा कर रही है। साथ ही हम 2017-18 की बात करें, 20,000 करोड़ रुपए का निवेश इसमें है। और कंपनी हमेशा मांग से आगे होने का विश्वास करती है। मतलब हम बोल सकते हैं अगर 10,000 रुपये यहाँ मांग है तो उससे आगे, इसका मतलब ये आगे चलेगी, इसका मतलब कितना, 15,000। तो मांग से हमेशा आगे चलती है। साथ ही इनने बहुत सारी योजनाएं भी बना कर रखी है। जैसे मान लो आप अभी देख सकते हैं हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश। हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, या फिर हम बात करें म्यांमार की या नेपाल की। इन देशों में भी जो है अपनी कुछ योजना यहाँ पे बनाकर रखी। योजना जो है यहाँ के मैनेजमेंट, यानी कि जो प्रबंधक, इसके द्वारा पता चली है। तो अब योजनाएं बनाई क्यों जाती है, ये आपको पता चल गई। योजनाएं बनाई जाती है कभी भी भविष्य में कोई काम करना है उसको लेकर अभी योजना बनाना होता है। तो इस बड़ी कंपनी की सफलता का राज अगर बात करें हम, तो एक प्रकार से क्या है, इसकी सफलता का राज योजना, यानी कि एक प्रकार से हम उसको बोल सकते हैं नियोजन। क्या बोल सकते हैं, नियोजन। यानी कि इसकी सफलता में मुख्य जिम्मेदारी किसने निभाया, नियोजन। जिसे हम इंग्लिश में अगर बोले तो इसको बोल सकते हैं हम प्लानिंग। क्या बोलेंगे, प्लानिंग, ठीक है। चलिए हम और बात करते हैं यहाँ पे नियोजन के बारे में। हमने बेसिक चीज़ें कंपनी के बारे में देखे। अब हम बात कर लेते हैं सभी संगठन की। संगठन चाहे वो छोटा हो सकता है, चाहे वो बड़ा हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है या फिर गैर राजनीतिक हो सकता है, ठीक है। सरकारी हो सकता है या फिर गैर सरकारी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल सकती है। तो जितने भी प्रकार के संगठन हैं उन सभी में हमको योजना बनाने या नियोजन की आवश्यकता होगी। मान लो आपको एक हफ्ते में, अभी देखिए आप एग्ज़ाम है आपके पास एग्ज़ाम है कब, 15 मार्च को। 15 मार्च को एग्ज़ाम है, उसको लेकर आपने योजना बनाए होंगे कि नहीं, ये बताइए मुझे। बिल्कुल बनाए होंगे। योजना को हम बोल सकते हैं प्लान की, हमने प्लानिंग बनाए, इस प्रकार से नहीं बोलते। तो प्लान बनाए कब को लेकर, 15 मार्च को लेकर। क्योंकि उसके पहले हमको कितने सब्जेक्ट कवर करना है, 8 सब्जेक्ट। कौन कौन से सब्जेक्ट में कितना समय देना है, ठीक है। रिविज़न कब करना है, प्रैक्टिस सेट कब लगाना है, ये सब हमने क्या तैयार किए, खाका तैयार की हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार किए हैं। उसी को हम क्या बोलेंगे, प्लान तैयार करना, ठीक है। तो उसी प्रकार कोई भी संगठन हो, वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसके पहले ही उसकी प्लानिंग कर लेता है, उसके पहले ही उसकी योजना बना लेता है। उसी को हम क्या बोलेंगे, नियोजन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, नियोजन बोलेंगे। सरकार देश के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाती थी, कब, 2017 तक, 2012 तक बनी, ठीक है, 2012 तक, ठीक है।
12 से 17 तक चली, उसके बाद 15 में आप देख सकते हैं नीति आयोग आ गया। इसका मतलब योजना भी बनाई जाती थी, पंचवर्षीय योजना क्यों बनाई जाती थी, आप देख सकते हैं 5 ईयर प्लान उनको बोला जाता था। ये 5 साल, अगले 5 साल में क्या किया जाना है देश के अंतर्गत, कौन कौन से विकास कार्य किया जाना है, क्या क्या किया जाना है, ये सब को लेकर एक योजना बनाई जाती थी जिसे बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। हर एक 5 वर्ष में ये आती थी, हालांकि कुछ बीच में गैप भी हुए हैं, पर टोटल 12 योजनाएं यहाँ हमको देखने को मिली। 12 योजनाओं के बाद इनको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कोई कंपनी है, कंपनी अपना उत्पादन किस प्रकार करेगी, मार्केटिंग किस प्रकार करेगी, विक्रय किस प्रकार करेगी, उसका फाइनेंस मैनेजमेंट किस प्रकार करेगी, ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट किस प्रकार करेगी, ये सब के लिए क्या तैयार करती है, खाका तैयार करती है, योजना तैयार करती है। उस योजना को ही हम क्या बोलेंगे, नियोजन। अब आपके दिमाग में योजना, ये नियोजन या प्लानिंग को लेकर कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए हम इसके बारे में और कुछ चीज़ें जान लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। अब नियोजन के बारे में एक निश्चित अगर बात करें, नियोजन को हम बोलते हैं प्लानिंग। अब प्लानिंग से आप समझ गए होंगे इसका अर्थ है भविष्य के किसी, यानी कि अगर हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ हैं, तो यहाँ से यहाँ मतलब ये हमारा क्या है, उद्देश्य है, मतलब ये हमारा लक्ष्य है। यहाँ से खड़े रहकर यहाँ झांकना, इसे हम बोलते हैं नियोजन। ठीक है, तो कार्य या भविष्य के किसी कार्य के संबंध में कार्य करने से पहले ही उसका निर्णय लिया जाना, या फिर हम बोल सकते हैं क्या करना है, कब करना है और उसे करने के लिए कौन सी विधि सही रहेगी, ये सब निर्धारित करने ला क्या कहलाता है, इसे बोलते हैं नियोजन। नियोजन एक प्रकार से जोखिम को न्यूनतम करता है। मान लो हमने योजना बना ली और बीच में अभी यहाँ को क्या क्या जोखिम आने वाली उसको अभी हमने उसके अनुसार रणनीति हमारी तैयार कर ली कि हाँ जोखिम आएगी, तो हमने बदल दिए। तो इस प्रकार जो जोखिम आ रही थी, खतरा आ रहा था, उसको हमने कम कर दिए। इसका मतलब है नियोजन जोखिम को कम करता है, न्यूनतम करता है। अब पूरी तरीके से कम कर देता है या खत्म कर देता है ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, आगे भविष्य में क्या होगा हमको नहीं पता है। तो हमारी प्लानिंग कभी कभी जो है धरी की धरी रह जाती है। धरी की धरी रह जाती है मतलब भाई हमने जो प्लान किए है उसके अकॉर्डिंग सामने भविष्य हमको देखने को नहीं मिला, तो हमारी प्लानिंग कोई काम नहीं। पर हर बार ऐसा होता है क्या, नहीं, मतलब 90% हमारी प्लानिंग जो है यहाँ पर सक्सेस होती है। अब 10% सिंपल सी बात है, 10% तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम जब एग्ज़ाम देते हैं तो भी हमारा जो है 90% मार्क्स यहाँ पे नहीं आते, 80 आ जाए वही बहुत है। तो हम पूरा 100% लगाकर पढ़ते हैं, फिर भी हम 80% मार्क्स लाते। क्यों? क्योंकि 100% लाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बहुत कम रहता है। तो इसी प्रकार नियोजन भी जो होता है 100% यहाँ पे सक्सेस नहीं होगा, तो 90% तो होगा ना। इसलिए जोखिम को कम किया जाता है, क्या करना, कैसे करना, किस प्रकार करना, ये सब तैयार कर लिया जाता है नियोजन के माध्यम से। इसके अलावा देखिए, अवसरों को सर्वोत्तम लाभ उठाना भविष्य के, ये भी हो जाता है। और लुइस एलन है, इनके शब्दों में अगर बात करें तो नियोजन जो है पूर्वानुमान लगाता है उद्देश्यों, नीतियों, कार्यक्रमों, प्रक्रियाओं, समय सारणी और बजट, ये सभी का पूर्वानुमान लगाने का काम करता है नियोजन। साथ ही इनके द्वारा एक परिभाषा दी गई है, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है। भविष्य में जो भी होना है उसके लिए पहले से हम प्लान तैयार कर लेते हैं, वो किसके माध्यम से होता है, नियोजन। इसलिए उन्होंने बोला है भविष्य को पकड़ने का एक पिंजरा, किसको, नियोजन को। किन्होंने बोला, लुइस एलन के द्वारा। अभी क्वेश्चन आ जाएगा, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है, तो ये किसके द्वारा बोला गया है या किसके द्वारा ये कथन बोला गया है, तो आपको बताना है लुइस एलन के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। जैसे ये पर्सन आप देखिए, ये पर्सन आगे क्या होना है उसके लिए विचार मंथन कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो नियोजन बना रहा है। ठीक है, नियोजन कर रहा है, इसकी मतलब प्लानिंग बना रहा है। कुछ परिभाषा और देख लीजिए। हेनरी फ्यूल, हमारे महान जो है आप देख सकते हैं व्यवसायी, जो कि 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन इन्होंने किया प्रबंध के। तो कार्य योजना से अभिप्राय या नियोजन से अभिप्राय उन परिणामों को प्राप्त करना है, कार्य की उस रूपरेखा से है जिसका पालन करना है, उन अवस्थाओं से है जिससे होकर गुजरना है, तथा उन विधियों से है जिसका प्रयोग करना है। सिंपल सी बात है, क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार करना है, ये सब जो है ये परिभाषा में छिपे हुए हैं। किसके द्वारा दिए गए, हेनरी फ्यूल के द्वारा। एलन के अनुसार देखिए पिंजरा हमने अभी बात किए थे। उर्विक के अनुसार आप देख लीजिए, नियोजन मुख्य रूप से कार्यों को व्यवस्थित ढंग से करने, कार्यों को करने के पूर्व उस पर विचार करना, अनुमान के बजाय तथ्यों के आधार पर काम करना, ये कहा गया उर्विक के द्वारा। और जॉर्ज आर टेरी काफ़ी फेमस व्यक्ति, ये भी, नियोजन भविष्य में झांकने की एक विधि है। भविष्य में क्या होगा उसको झांकने की एक विधि है। मान लो 8 दिन बाद हमको क्या क्या करना है, उसके पहले ही हमने 8 दिन पहले ही योजना तैयार कर ली कि हम संडे को क्या करेंगे, मंडे को क्या करेंगे, ट्यूसडे को। तो जो भविष्य में होने वाला उसको झांकने के लिए या उसमें एक प्रकार से हमने देखना चाह रहा है, तो उसके लिए एक प्रकार की तकनीक है
भावी आवश्यकताओं यानी भविष्य की आवश्यकताओं का एक सृजनात्मक पुनरीक्षण है, ताकि वर्तमान क्रियाओं को निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में समायोजित किया जा सके। मान लो 1 साल बाद हमको सक्सेस प्राप्त करनी है या नौकरी प्राप्त करनी है, तो हमें 1 साल पहले खाका तैयार करना पड़ेगा। क्या आपकी आदत ऐसी तो नहीं है कि आप फॉर्म भरने के बाद अपनी तैयारी शुरू करते हो? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। जैसे 1 साल बाद कोई एग्ज़ाम देना है तो आपको 1 साल पहले से उसकी रणनीति तैयार करना होगा। ये क्या है? ये आपकी प्लानिंग है। ये आपकी क्या है? प्लानिंग है। तो इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो यहीं पे यहाँ पे बोला गया है कि वर्तमान जो मतलब हम क्रिया है, वर्तमान में जो भी हम काम कर रहे हैं वो भविष्य में जो लक्ष्य हमारा प्राप्त करना है उसके अनुसार उसको समायोजित करना है। मान लो 1 साल बाद हमको नौकरी प्राप्त करनी है तो हमको 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा प्रतिदिन। सुबह 4 पढ़ लो, शाम को 4 पढ़ लो, एग्जाम के टाइम पे आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो अभी वर्तमान में हम जो क्रिया कर रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? भविष्य के अकॉर्डिंग, तभी हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा। तो ये यहाँ पे जार जार टेरी की परिभाषा हम देख सकते हैं। अगला हम बात करते हैं नियोजन के कुछ उद्देश्य है। नियोजन खुद एक जो है उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है। आपको पता है ये व्यक्ति है यहाँ पे खड़ा और यहाँ पे उसका लक्ष्य है, इसको प्राप्त करना है, यानी कि उसका क्या है? ये एम है, यानी कि उद्देश्य है। इसको प्राप्त करने के लिए क्या बनाया जाता है? नियोजन। अब नियोजन के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं? ठीक है, नियोजन के अपने आप में कुछ उद्देश्य हो सकते हैं, क्योंकि नियोजन खुद एक उद्देश्य को प्राप्ति के लिए बनाया जाता है। पर नियोजन के क्या क्या उद्देश्य है वो हम जानेंगे यहाँ पे। निर्देशन की व्यवस्था करता है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे अभी। ठीक है, अनिश्चितता की जोखिम को कम करता है, ये हमने ऑलरेडी अभी देखे थे। अतिव्यापी अपव्यय क्रियाओं को, मतलब भविष्य में जो होने वाली क्रिया है उनके बारे में अगर अभी जान लेंगे तो बार बार हमको जो है मैंने प्लानिंग नहीं करना पड़ेगा। तो जो भी खर्च होता है उसको कम किया जा सकता है यहाँ पे। नवप्रवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करता है, निर्णय लेने की सरलता बनाता है। ठीक है, पहले से प्लान कर देंगे, सिंपल सी बात, निर्णय लेने में हमको आसानी होगी। नियंत्रण के मानकों का निर्धारण करता है। चलिए एक एक करके यहाँ पे जान लेते हैं। पहले नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है। तो देखिए कार्य कैसे किया जाना है इसका पहले से मार्ग तैयार कर लिया जाता है। तो इसलिए जो निर्देशक होता है, ठीक है, जो डायरेक्टर होता है, वो अपने अंडर में जितने भी व्यक्ति काम कर रहे हो उनको जो है एक प्रकार से निर्देशन में उसको काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि उसको पता होता है ना क्या करना है, कैसे करना है। तो जब पहले से योजना तैयार कर ली जाएगी तो निर्देशन में क्या होगा? काफ़ी सरलता मिलेगी। दूसरी चीज़ बोली जा रही है, नियोजन अनिश्चितता की जोखिम को कम करता है। सिंपल सी बात, भविष्य में क्या हो रहा है उसकी योजना अगर हम अभी से पहले से तैयार कर लेते हैं तो भविष्य में होने वाले खतरों या जो अनिश्चितता है उससे बचा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है नियोजन अतिव्यापित और अपव्ययी। आप एक बार योजना बना लिए वर्ष 1 वर्ष के काम करने के लिए, जैसे मान लो आपने बजट भी देखा है, गवर्नमेंट के द्वारा भी बजट लाने वाले हैं। तो बजट क्या होता है? 1 साल में जो भी काम किया जाना उसका एक लेखा जोखा। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया जाना वो किसके अकॉर्डिंग होगा? बजट में निर्धारित कर दे। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है क्योंकि योजना एक्यूरेट लागू करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि परिवर्तन परिवर्तन होता रहता है। अब परिवर्तन होगा तो जो प्लानिंग की गई है उसको अपने अनुसार थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे संविधान भी हमारा भारत का है, वो भी क्या होता है? समय समय पर उसमें संशोधन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एडजस्टमेंट, यानी कि एक प्रकार से क्या है? वो कंफर्टेबल है, मतलब हमको जरूरत के अनुसार। अब ऐसी जरूरत नहीं रहना चाहिए कि अनावश्यक हो, मुख्य रूप से जरूरी। ठीक है, तो यहाँ पे अनावश्यक जो व्यय होगा बीच में उससे बचा जा सकता है, किसमें? नियोजन के माध्यम से। नेक्स्ट है नियोजन की अगर बात करें, नियोजन जो है नव प्रवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करता है। जैसे कि नियोजन प्रबंध का पहला कार्य है, नवीन विचार योजना का साकार रूप ले सकते हैं, और यह प्रबंध के लिए प्रतियोगात्मक रुचि पैदा करने के लिए होते हैं। यह व्यवसाय की उन्नति, विकास एवं भविष्य की कार्यवाहियों के लिए एक गाइड का काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है नियोजन निर्णय लेने को सरल बनाता है। नियोजन क्या करता है? निर्णय लेने को सरल बनाता है। मतलब नियोजन प्रबंधक को भविष्य के विषय में जानकारी प्राप्त करने तथा तदनुसार कार्य करने के लिए वैकल्पिक दशाओं में से चुनाव करने के लिए स्वीकार यहाँ पे देखने को मिलता है। प्रबंधक विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने, उसमें से सर्वोत्तम विकल्प को सेलेक्ट करने, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत होती है? नियोजन के अंतर्गत होती है। नियोजन निर्णय के मानकों का निर्धारण करता है। ठीक है, अब कौन सा मतलब कौन सी विधि सही रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी, ये सब पहले से हम तैयार कर लेते हैं। तो नियंत्रण के जो मानक है उसको निर्धारण करने में भी नियोजन का महत्वपूर्ण मतलब एक प्रकार से उद्देश्य होता है। चलिए कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। यहाँ पे शॉर्ट विशेषता है, लॉन्ग भी हम देखेंगे आगे। नियोजन प्रबंधक का एक प्राथमिक कार्य होता है, जैसे कि हमने देखे प्लानिंग होता है। प्लानिंग के बाद क्या होता है आप देख सकते हैं? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के अंतर्गत ही एक और चीज़ आ जाती है, स्टाफिंग। उसके बाद आ जाता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के बाद आ जाता है कंट्रोल। और धीरे धीरे जो है ये मुख्य रूप से चलते रहती है। तो प्राथमिक कार्य क्या है? प्लानिंग। प्लानिंग मतलब प्रबंधक का पहला कार्य है। एक विचारण प्रक्रिया है। विचारण मतलब
कोई व्यक्ति खड़ा है, भविष्य में क्या होगा उसके लिए सोच विचार करेगा कि नहीं, बताइए मुझे। विचार करेगा, तथ्यों की गणना करेगा, उसके बाद जो है वो क्या करेगा, उसका निर्धारण करेगा। तो एक प्रकार की विचारण प्रक्रिया है। नियोजन सार्वभौमिक अथवा सर्वत्र व्याप्त है। सार्वभौमिक का मतलब होता है ऐसी कोई भी जगह बाकी नहीं है जहाँ पे प्लानिंग नहीं होती है। आप अभी भी अपना उदाहरण ले सकते हैं, जैसे अभी आगे एग्जाम जो भी है, एमपीपीएससी का हो, व्यापम के अंतर्गत जो भी हो, या अन्य कोई एग्जाम हो, या फिर आपको भविष्य में क्या करना, उसके लिए आपने अभी से सोचा है कि नहीं, बताइए। तो सिंपल सी बात है, वो क्या है, आपने प्लानिंग तैयार की है। अगर आपकी कोई व्यवसाय या कंपनी है तो वहाँ भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट अगले 1 वर्ष में क्या करने वाली, उसके लिए भी प्लानिंग कर सकती है। इसका मतलब है नियोजन हर जगह उपलब्ध है, चाहे वो सरकारी संस्था हो, गैर सरकारी हो। हम हमारी मतलब पर्सनल ज़िंदगी में जी रहे हैं तो हमको प्लानिंग करना होता है, हम अगर कहीं काम कर रहे हैं तो हमको भी प्लानिंग करना होता है। तो मतलब नियोजन हर जगह है। यह परस्पर संबद्ध है, हर एक क्रियाओं से संबंध है। ऑर्गेनाइजेशन से भी संबंधित है, ठीक है, डायरेक्टिंग से, कंट्रोलिंग से। इसके अलावा कार्य क्षमता में इससे वृद्धि होती है। जब हम एक बार अगर कोई प्लानिंग कर लेते हैं, बार बार हमारा दिमाग भटकाना नहीं पड़ता, हमको 1 साल तक उसी काम के अंतर्गत काम, मतलब जो उसी के अंतर्गत काम करना होता है। तो क्या होगा, हमको बाकी जगह दिमाग नहीं लगाना, यानी कि काम पर फोकस करना, काम पर फोकस करना, एक काम ज़्यादा होगा। इसका मतलब कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। नियोजन एकीकृत प्रक्रिया है। एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड है। अब हर चीज़ों से जुड़ी है तो एक से अधिक हम देख सकते हैं, जुड़ी हुई चीज़ें क्या कहलाती है, एकीकृत। उपक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या करती है, मतलब नियोजन जो है उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही बनाया जाता है। भविष्य में क्या होगा, उसको कैसे प्राप्त किया जाएगा, किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा, इसकी प्लानिंग करना ही क्या कहलाता है, नियोजन। यानी कि ले देखे उद्देश्य की प्राप्ति। निर्णय से नियोजन का क्षेत्र जो होता है अधिक विस्तृत होता है, ठीक है। मतलब नियोजन जो है हर जगह उपलब्ध है, जबकि निर्णय होता है, निर्णय मतलब यहाँ पे अगर मान लो हमको 4 ऑप्शन, तीन में से हमको क्या सेलेक्ट करना है, इसको बोलते हैं निर्णय। जबकि नियोजन तो होता है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस प्रकार करना है, ये सब आ जाता है नियोजन के अंतर्गत। इसका मतलब निर्णय जो डिसीजन है, डिसीजन से बड़ा क्षेत्र किसका होता है, प्लानिंग का होता है, ठीक है। नियोजन सतत एवं गतिशील विधि है। अब मान लो एक योजना तैयार की है आपने 1 ईयर की, 1 साल के लिए आपने एक योजना तैयार की, क्या वो खत्म हो जाएगी, नियोजन खत्म कर दोगे, नहीं। उसको आपने तैयार कर लिए, वो जैसे खत्म हुई दूसरी योजना के लिए आपने जो है नियोजन तैयार कर लिए। तो इस प्रकार से नियोजन कंटिन्यू चलते रहता है, सतत प्रक्रिया है। तो आप एक बार जो है इनको जो डिटेल लिखी है एक बार पढ़ सकते हैं चाहे तो, ठीक है। मैंने विशेषता जो बताया उसके बारे में। अब हम जानेंगे नियोजन के कुछ आधारभूत सिद्धांत। सिद्धांत मतलब एक प्रकार से उनके प्रिंसिपल्स जो होते हैं नियोजन के, उसके बारे में। तो जो कुंच और डोनेल, इन्होंने प्रभावी नियोजन के लिए कुछ सिद्धांतों को यहाँ पे अनुमोदित किया है। उन सिद्धांतों को हम जान लेते हैं, जैसे कि लक्ष्य प्राप्ति का सिद्धांत, कार्य दक्षता का सिद्धांत, समय का सिद्धांत, व्यापकता का सिद्धांत और सहयोग का सिद्धांत। इन सब के बारे में हम देखते हैं। जैसे लक्ष्य प्राप्ति की अगर बात करें, नियोजन के अंतर्गत प्रमुख रूप से लक्ष्य प्राप्ति का जो है इसका उद्देश्य माना जाता है। कार्य दक्षता हमने देखे थे, अगर एक बार नियोजन तैयार कर लिया जाता है, नियोजन बना ली जाता है या फिर प्लानिंग कर ली जाती है, तो हमको जो कार्य क्षमता में वो वृद्धि देखने को मिलती है। समय का सिद्धांत, समय किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, अतः कुशल नियोजन के माध्यम से कम समय में अधिकतम कार्य को पूर्ण किया जा सकता है, इसे बोलते हैं समय का सिद्धांत। व्यापकता का सिद्धांत, अब देखिए नियोजन एक सर्वव्यापी क्रिया है। सर्वव्यापी मतलब प्रबंध के हर स्तर, हर स्तर का मतलब होता है, आप देख सकते हैं टॉप, मिडिल और बॉटम। टॉप है, मिडिल है और बॉटम है, ठीक है। इन तीनों जगह में आपको नियोजन या प्लानिंग देखने को मिलेगी। अब ये तो हो गई व्यापार की बात। हर जगह, हर ऐसी संस्था जहाँ पे लोग समूह में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको नियोजन की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि जहाँ भी प्रबंध होगा वहाँ पे नियोजन होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि प्रबंध का मुख्य कार्य या प्राथमिक कार्य नियोजन है। सहयोग का सिद्धांत, सिंपल सी बात है, लोग बाग संगठन में काम करते हैं, समूह में काम करते हैं, तो नियोजन जो है, नियोजन के अंतर्गत संगठन में सभी के सहयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुगम बनाई जाती है। किसके माध्यम से, नियोजन। तो यहाँ पे हमने कुछ सिद्धांत देखे। आगे हम चलते हैं नियोजन की कुछ सीमाएं, यानी कि हम बात करें तो यहाँ पे लिमिटेशंस की बात करते हैं। लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है, कमियाँ, या फिर उसकी एक प्रकार से कोई ज़्यादा दौड़ रहा है, मतलब कोई घोड़ा है दौड़ रहा है तो उसमें लगाम लगाते हैं। तो लगाम लगाए मतलब वो तो हो गई कम, मतलब एक प्रकार से कम करें हमने उसकी स्पीड को, पर उसकी लिमिट भी हमने तैयार कर ली, हम जितना दौड़ाएंगे उतना वो दौड़ेगा, ठीक है। तो लिमिटेशन से मतलब इसकी कुछ कमियां होती है नियोजन की, जैसे दृढ़ता उत्पन्न करता है। एक बार अगर नियोजन या प्लानिंग तैयार कर लिए तो 1 साल तक जो व्यक्ति है वो स्थिर माना जाएगा, मतलब कोई और प्लानिंग वो नहीं करेगा, मतलब उस काम के लिए तो नहीं करेगा। ले देख, परिवर्तनशील वातावरण में प्रभावहीन हो जाती है।
अब हमने जो प्लानिंग बना है अभी के अनुसार, अब आगे भविष्य में क्या हो रहा है वो हमको नहीं पता। अगर कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो हमारी जो प्लानिंग है वो वहीं की वहीं रह जाती है, यानी कि काम आएगी क्या, नहीं आएगी। रचनात्मक में कमी, यानी रचनात्मकता में कमी, इसका मतलब है सृजनशील नहीं रहते। जैसे मान लो ये देखिए आप, टॉप है, मिडिल है, बॉटम। टॉप लेवल के द्वारा कोई प्लानिंग तैयार करी गई तो मिडिल भी उसको फॉलो करेगा और बॉटम भी उसको फॉलो करेगा। तो बताइए मुझे, ये दोनों व्यक्ति ने तो प्लानिंग बनाया नहीं, इनका दिमाग का यूज़ नहीं हुआ है, तो किसने बनाया प्लानिंग, टॉप ने। तो इनकी रचनात्मकता में जो है कमी आ जाती है, ठीक है। यानी कि जो भी उनके गुण रहते हैं उसमें कमी देखने को मिलती है, किसमें, जो मिडिल वाला है और बॉटम में। भारी लागत, अब ये तो सब कहने की बात है। भारी लागत अगर हम नियोजन नहीं करेंगे तो सिंपल सी बात, आगे हमको भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए भारी लागत, कमी तो निकाल दी गई है पर कमी एक प्रकार की है नहीं वो, तो मतलब नियोजन करने में काफ़ी भारी लागत देखने को मिलती है। समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया, अभी हम नियोजन तैयार कर लेते, भविष्य में समय बचेगा, पर अभी तो समय लग रहा है ना, उसके लिए उसने कमी निकाल दिया गया। सफलता का आश्वासन नहीं रहता। अब सफलता का आश्वासन 90% तो यहाँ चांसेस रहते हैं, परंतु सिंपल सी बात है भाई, अभी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, एग्ज़ाम सेंटर में घुसने के बाद आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम पेपर कैसा आया और आपका रिजल्ट कैसा आने वाला है, कोई पता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो जब आप पढ़ रहे हो और आपका पता नहीं है आपको, तो सिंपल सी बात है, नियोजन का जो है हम कैसे जान सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पे उसकी कमी बताई गई कि सफलता का आश्वासन नहीं होता। प्लानिंग होती है, प्लानिंग फेल हो जाए, ये कोई वो थोड़ी है कि भाई प्लानिंग फेल नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। अभी आज की स्थिति में हमने प्लान किए और कल क्या होने वाला है वो हमको नहीं पता। अगर कल कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो हमारी जो प्लानिंग वो काम आएगी क्या, नहीं आएगी, या फिर उसके अकॉर्डिंग हमको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो सिंपल सी बात है, ये कुछ सीमाएं या फिर उसके लिमिटेशंस देखने को मिलती है। आप इनको एक बार देख लीजिए, इनके बारे में और डिटेल यहाँ पे है, ये मैं पीडीएफ जब दूंगा तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। कि पीडीएफ आपको मिल जाएगी SSW एजुकेशन पीडीएफ में। और ये जो चैनल है SSW MPPSC व्यापम, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे की जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट वो आपको यहाँ पर मिलते रहे, ठीक है। आगे देखते हैं, इसकी कुछ प्रोसीजर होती है, नियोजन या प्लानिंग करने की कुछ प्रक्रियाएं होती है, वो भी हमको देखना है। एक प्रकार से ये पूरा राउंड में हम देखें, एक चक्र चलता है। तो जितने भी हमारे पास में जो भी अवसर है, जो भी एक प्रकार से हम देख सकते हैं मौके हैं, उनको खोज करना, ठीक है। खोज करने के बाद उद्देश्यों का निर्धारण करना कि हमको भविष्य में क्या प्राप्त करना, उसका उद्देश्य का निर्धारण करना। कारकों की स्थापना करना, कारक मतलब होता है फैक्टर्स, अब जिसके माध्यम से नियोजन किया जा रहा है। उनमें से विकल्पों की पहचान किया जाना, विकल्प की पहचान करने के पश्चात उसमें से कोई पर्टिकुलर चीज़ जो हमारे काम की उसका चयन करना। साथ में सहायक योजनाओं का निर्माण करना। मान लो हमने एक योजना बनाए बी, और बी के साथ में सहायक यानी कि सी को हम तैयार कर रहे हैं। कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे गाड़ी में स्टेपनी की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसी प्रकार सहायक योजनाओं की ज़रूरत भी पड़ती है। उसके अलावा गतिविधियों के क्रम की स्थापना करना, मतलब जैसे हमको कोई काम करना है, 10 काम करना है, 10 काम को किस क्रम में करना है, जैसे कि हम ABCD के क्रम में उसको बांट देते हैं, तो इसे बोलते हैं गतिविधियों के क्रम की स्थापना। उसके बाद जो हमारी योजना है उसको लागू किया जाना, यानी कि फाइनल रूप से योजना को लागू किया जाता है। और पृष्ठपोषक कार्रवाई, यानी समय समय पर उसमें जो है संशोधन, परिवर्तन, ये बहुत सारी चीज़ें लगभग आखिरी तक चलते रहती है, ठीक है। तो ये कंप्लीट रूप से नियोजन की क्या है, एक प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है, या प्रोसेस हम बोल सकते हैं। जैसे कंप्यूटर की अगर बात करें, कंप्यूटर महोदय की, कंप्यूटर महोदय में पहले इनपुट दिया जाएगा, इनपुट के बाद प्रोसेस होगा, प्रोसेस के समय ही कंट्रोलिंग होगी, उसके बाद यहाँ पे आउटपुट मिलेगा और आउटपुट के बाद हम फीडबैक देंगे। ये क्या है, एक कंप्लीट एक प्रोसेस है। उसी प्रकार नियोजन की एक प्रोसेस हमने यहाँ पे देखे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, कोई भी डाउट होगा आप मुझे बता सकते हैं बेझिझक, ठीक है, मैं उसको सुधार करने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं उद्देश्यों का निर्धारण, विकासशील आधार, ये एक बार आप पढ़ लीजिए, ठीक है, आपको PDF मिलेगी। कोई भी व्यक्ति जब पढ़ता है पहली बार तो उसको 10 से 20% ही एक्सेस होता है, ये चीज़ आप ध्यान में रख लीजिए। मतलब एक बार पढ़ने से कोई भी महान नहीं बनेगा। तो लेक्चर को कम से कम 2 बार सुनिए और उसके बाद आप 2 बार PDF को पढ़िए, तो आपके दिमाग में लगभग 70 से 80% यहाँ पे चला जाएगा। फिर भी 100% नहीं जाएगा, तो बार बार रिवीजन करते रहिए 100% बनाने के लिए PDF का, वीडियो का। तो ये आपको करना है, ठीक है, ये नियम में होना चाहिए। अब बात करते हैं नियोजन के कुछ कारक संबंधित तथ्य होते हैं, जैसे कि आंतरिक कारक होता है, बाह्य कारक होता है, मूर्त कारक, अमूर्त होता है, स्थिर होता है, परिवर्तनशील। जैसे आंतरिक की अगर बात करें तो 5M की जो सिद्धांत है उसको फॉलो करता है, जैसे कि M में मतलब मैन आ जाता है, यानी मानव,
मटेरियल यानी कि आप देख सकते हैं माल, मशीन यानी कि आप देख सकते हैं मशीन, मुद्रा यानी कि मनी, और मेथड यानी कि विधि। तो ये 5 जो एम है इसके लिए यहाँ पर कुछ आंतरिक कारक होते हैं जो कि नियोजन के तथ्य होते हैं। बाह्य कारक की अगर बात करें जिसमें बाजार, सामग्री बाजार, मुद्रा बाजार, श्रम बाजार, ये सब आ जाते हैं। मूर्त में हम देखें तो धन, समय, उत्पादन। अमूर्त में अगर देखें तो इसमें मात्रात्मक मापन संभव नहीं है, इसलिए ख्याति यानी कि मान सम्मान इज्जत हम बोल सकते हैं। उसका मार्केट में कितना नाम है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का कितना नाम रहता है मार्केट में, ठीक है। कोई भी कंपनी जिसका मार्केट में नाम होता है, ठीक है, उसके प्रोडक्ट को लेकर, जैसे हम कोई भी प्रोसेसर लेते थे, इंटेल का क्यों लेते हैं, वो आपको पता है, उसकी ख्याति है। हम कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप लेते हैं तो डेल और एचपी का क्यों लेते हैं, उसकी ख्याति है, ठीक है। तो ये इसी को लेकर यहाँ पे जो है अमूर्त कारक इसको बोला जाता है। स्थिर कारक की अगर बात करें तो ये परिवर्तन ना होने के कारण नियोजन में अपेक्षा की जाती है। इसके अलावा परिवर्तनशील, ये कार्य करने की विधि के संदर्भ में परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये कुछ तथ्य है किसमें, कारक संबंधी। कारक मतलब होता है फैक्टर्स, कारक मतलब क्या होता है, फैक्टर्स, जो कि नियोजन में हेल्प करते हैं। नियोजन में क्या करते हैं, हेल्प, ठीक है। तो इसी को लेकर हमने यहाँ पर कुछ कारक संबंधी तथ्य देखे हैं। अब महत्व की अगर बात करें तो महत्व में आपको देखने को मिलेगा, जब हम नियोजन तैयार कर लेते हैं, नियोजन या प्लानिंग तैयार कर लेते हैं, तो हमको उद्देश्यों को प्राप्त करने में काफ़ी सरलता मिलती है, ठीक है। तो सर्वोत्तम उद्देश्यों का चयन यहाँ पे देखने को मिलता है। कार्यवाहियों में एकता। अब मान लो कोई प्लानिंग तैयार करें हमने, तो ये सभी व्यक्ति उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे कि नहीं। इसका मतलब है जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग, यानी कि जो एम है, उसका लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए चल रहा है। इसका मतलब इन सभी के प्रयासों में क्या लाई जा रही है, एकता। तो हम समझ सकते हैं कार्यवाहियों में एकता। समन्वय एवं नियंत्रण में सहायता मिलती है। जब हम एक बार प्लानिंग कर लेते हैं, सभी को तालमेल बैठाकर काम कराना काफ़ी पॉसिबल होता है और इन पर नियंत्रण रखना भी काफ़ी पॉसिबल होता है। उन्नति एवं विस्तार में सहायक, जब एक व्यक्ति एक ही तरह का काम करेगा तो उसके विकास भी होगा, ठीक है, उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि भी होगी। कर्मचारियों के सहयोग में सहायक, सिंपल सी बात है, सब एक दूसरे को मिलकर लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, सब एक दूसरे को सहयोग करते हुए चलेंगे, ठीक है, ताकि उनका भी विकास हो सके और कंपनी का भी विकास हो सके। नियोजन जोखिमों को न्यूनतम करता है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाया जाता है। नियोजन प्रतिस्पर्धी शक्ति में सुधार लाता है, कॉम्पिटिटिव जो पावर होती है उसमें सुधार लाता है। नियोजन द्वारा एकीकृत कार्यतंत्र की उपलब्धता, मितव्ययिता को प्रोत्साहन मिलता है। मितव्ययिता को प्रोत्साहन क्यों, एक बार योजना बनाने में जितना खर्चा है, ठीक है, पर बार बार हम बना रहे वो कट हो जाता है, यानी कैंसिल हो जाता है। तो एक बार हम बनाएंगे तो उसके लिए कम खर्च, यानी कि इससे तो कम लगेगा ना, तो इसलिए मितव्ययिता का प्रोत्साहन। नियोजन का जो है उत्साहवर्धक होना, ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर प्लानिंग की जाती है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। कुछ योजनाओं के प्रकार होते हैं, दो प्रकार की योजनाएं होती है, एकल प्रयोग योजनाएं और एक होती है स्थायी योजनाएं। तो एकल प्रयोग योजनाओं के अंतर्गत हम देखें, एक सप्ताह, माह, 2 माह, 3 माह के लिए जो योजनाएं तैयार की जाती है, जो कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है, उसे हम बोलते हैं क्या, एकल योजनाएं। एकल योजनाएं जैसे कि मान लो योजना बनाए, हमारे घर में जो है मान लो क्या हो रहा है, मैरिज यानी विवाह हो रहा, तो विवाह के 3 महीने पहले से हम क्या करते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं, 3 महीने 6 महीने। पर जैसे ही विवाह खत्म, प्लानिंग खत्म। ऐसे इस प्रकार होती है ना। अगर कोई घटना, वही हम विवाह देख ले, अगर बर्थडे है तो हम 1-2 दिन पहले से उसकी तैयारी कर ले, अगर ग्रैंड पार्टी करना चाहते हैं। कोई सम्मेलन होने वाला है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी प्लानिंग हम बात करें, जैसे कि उदाहरण के रूप में हम कोई भी ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे जैसे कोई कथा या भागवत कथा कुछ भी होने वाली है तो उसके लिए प्लानिंग की जाती है, ठीक है। अगर वो ख़त्म हो गई है तो क्या होगा, प्लानिंग ख़त्म। तो इसी प्रकार हम बजट देख सकते हैं, बजट के लिए प्लानिंग, कोई कार्यक्रम उसके लिए प्लानिंग, कोई परियोजना तैयार करना, प्रोजेक्ट तैयार करना, उसके लिए प्लानिंग। तो जब इस प्रकार की परियोजनाएं तैयार की जाती है उसे बोलते हैं एकल प्रयोग योजनाएं, यानी कि एक बार प्रयोग हो गई और ख़त्म। जैसे आप मान लो बजट के लिए कोई योजना बनाए तो वो दूसरी चीज़ों के लिए उपयोग आएगी क्या, नहीं आएगी, तो इसे बोलते हैं एकल प्रयोग योजना। कुछ होती है स्थायी योजनाएं। स्थायी योजना का मतलब एक बार नियम बना दिया गया, एक बार योजना बना दी गई, बार बार कुछ परिवर्तन करके उसको यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है, स्कूल में एडमिशन प्रोसेस अगर बात करें, एडमिशन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसके लिए पहले से प्लान तैयार कर दिया गया है कि किस प्रकार एडमिशन लिया जाएगा, किस प्रकार फॉर्म भरवा जाए, किस प्रकार फीस, किस प्रकार सारी चीज़ें वो है इसमें तैयार कर दी गई। अब समय समय पर इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, तो हर साल उस स्कूल में क्या होगा, एडमिशन प्रोसीजर वही रहेगी। तो इसका मतलब नियमित रूप से जो घटित होती है उन्हें हम बोलते हैं स्थायी योजनाएं। जैसे कि शैक्षिक संस्थान कोई भी हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी, उसमें प्रवेश, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम आपको देना उसके लिए, ठीक है, कोई परीक्षा देना उसके लिए। तो ये सब क्या है, ये जो होती है स्थायी योजनाएं कहलाती है। तो आपको दोनों योजनाएं समझ में आ गई, एकल और स्थायी योजनाएं।
इसके अलावा कुछ तत्व होते हैं, तत्व को हम जानेंगे। दो प्रकार के तत्व होते हैं जो कि हम देख सकते हैं, स्थायी तत्व और दूसरा होता है अस्थायी यानी कि एकल उपयोग। तो देखिए एकल उपयोग अभी मैंने बताया, एकल उपयोग मतलब कोई कार्यक्रम के लिए हमने क्या बनाई योजना, परियोजना के लिए, बजट के लिए, मानक के लिए, लक्ष्य, कोटा, सारणी के लिए। पर एक स्थायी होती है तो स्थायी में उद्देश्य, नीतियाँ, रणनीतियाँ, प्रक्रिया, प्रणाली, नियम, ये सब क्या है, जैसे देश में शासन व्यवस्था कैसे की जानी उसके लिए एक प्लान है पहले से संविधान में लिखा हुआ है, तो उसको हम चेंज नहीं करते, तो उसे हम बोलते हैं स्थायी के अंतर्गत आता है। इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे उद्देश्य की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे स्थायी तत्व होता है, किसी भी संस्थान, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक निश्चित उद्देश्य होता है। जैसे संस्थान की अगर बात करें तो अभी 20% लाभ उसको बढ़ाना है या 10% बिक्री बढ़ाना है, तो ये क्या है, नियोजन का मुख्य रूप से अंग माना जाता है। व्यूह रचना तैयार करना, जिसके अंतर्गत व्यापक योजना देखने को मिलती है। नीति की अगर बात करें, विचारों का मार्गदर्शन एवं मार्ग प्रशस्त करना, ये सब आता है नीतियों के अंतर्गत। पॉलिसीज, कुछ प्रोसीजर होती है जैसे कि दैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए, उसके लिए प्लान तैयार करना। विधि होती है, किस मेथड से हमको काम करना जिसके द्वारा उद्देश्य को प्राप्त किया जाए। कुछ नियम होते हैं, निर्णयों का प्रतिबिंब होते हैं ये। कार्यक्रम होता है, परियोजना के विषय में विस्तृत विवरण होता है। उसके बाद बजट, बजट जो होता है पूरा ब्यौरा होता है, ठीक है, लेन देनों का जो भी है, आंकड़ों का, संख्याओं का ब्यौरा होता है, ठीक है। बजट आप जानते भी होंगे। तो ये बेसिक रूप से कुछ अंग हमने देखे, इसके बारे में आप एक बार यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है बेसिक रूप से नियोजन के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे जान ली हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। एक बार मैं शुरू से आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ लिए हैं, ताकि आपके दिमाग में एक प्रकार से फिर से स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाए और उस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल कर सकें। तो हमने बेसिक रूप से नियोजन के बारे में जाना, IOCL का एग्जाम्पल लिया कि किस प्रकार वो अपनी योजना को बनाता है और किस प्रकार वो आगे अपना जो है डेवलपमेंट या जो अपने पैर है वो और अधिक पसार रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम देखें नियोजन के बारे में मैंने एक प्रकार से आपको परिभाषा है बताया, अर्थ बताया, नियोजन के कुछ उद्देश्य बताए। साथ ही हमने यहाँ पे उद्देश्य के बाद हमने यहाँ पे क्या देखे, विशेषताएं, विशेषताओं को आप विस्तार से आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिद्धांत हमने देखे, आधारभूत सिद्धांत, नियोजन की कुछ सीमाएं, लिमिटेशंस देखे, ठीक है। हालांकि देखिए इसकी लिमिटेशंस नहीं है, पर कभी भी हमको कोई भी चीज़ अगर देखना है तो दोनों पक्ष को देखना चाहिए। मान लो कोई इंसान को अगर हम दोस्त बनाने वाले हैं तो उसके दोनों पक्ष को देखो, उसके अच्छे पक्ष को भी देखो और गलत को भी देखो। दोनों को देखने के बाद हम जो है उसको दोस्त बनाए तो ही ठीक है, नहीं तो हमने गलत पक्ष नहीं देखे या अच्छे अच्छे देख लिए या अच्छे नहीं देखे गलत देख लिए, दुश्मन बना लिए। कोई भी चीज़ में दो चीज़ें होती है, गुण और एक अवगुण। तो इसलिए यहाँ पे भी लिमिटेशन भी बताई गई है और उसका महत्व भी बताया गया है। हालांकि लिमिटेशन इसकी कम है, फिर भी एग्जाम में अगर देखा जाए तो वो लिमिटेशन पूछा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे लिमिटेशन हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है नियोजन की प्रक्रिया यानी प्रोसीजर हमने देखे। उसके बाद हमने यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो देखें, इसकी कुछ जो है कारक संबंधी तथ्य, महत्व इसका देखें, योजनाओं के प्रकार देखें और साथ ही तत्व और अंग के माध्यम से हमने बेसिक चीज़ें देखें। अब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई है तो अब मज़ा आएगा क्वेश्चन को हल करने में। तो क्या क्वेश्चन हम तैयार करें? चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को हम जो है शुरू करते हैं एक एक करके। आप क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ देते जाइए, काफ़ी अच्छा लगेगा। एक पहला क्वेश्चन हम देख सकते हैं, एक प्रक्रिया के रूप में प्रबंधन का सही क्रम कौन सा होता है? एक प्रक्रिया के रूप में, प्रक्रिया मतलब प्रोसेस के रूप में, अगर मान लो कोई चीज़ काम करना, जैसे कंप्यूटर के उदाहरण लेते हैं, इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है, ये सब क्या है, एक क्रम है। उसी प्रकार प्रबंधन का सही क्रम क्या होगा? तो प्रबंधन का सही क्रम क्या होगा ये बताइए मुझे। आयोजन, आयोजन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, योजना, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि पहले में प्लानिंग आती है। निर्देशन, इसमें भी नहीं होगा। स्टाफिंग, ये भी नहीं होगा। तो देखिए ये तीन ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट होगा। इसका मतलब है पहले हम बनाएंगे योजना यानी कि प्लानिंग, दूसरे में हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आयोजन, तीसरे में करेंगे स्टाफिंग यानी कि नियुक्तियाँ, चौथे में करेंगे निर्देशन यानी डायरेक्शन, पाँचवें में करेंगे कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण। तो ये क्रम होता है यहाँ पे इसका राइट। तो पहला हमारा मतलब पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? डी। डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये सारी चीज़ तो पहले से आपको पता है। तो ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पे इसके बारे में, राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट है महाप्रबंधक की बैठक यानी मीटिंग में निम्नलिखित प्रबंधन जो प्रकार होते हैं सर्वाधिक संभव परिणाम था यहाँ पे, परिणाम था यहाँ पे। एक प्रकार से हम बात करें तो महाप्रबंधक मतलब जो मैनेजमेंट होते हैं उसकी अगर बात करें तो मैनेजमेंट जो होता है, देखिए नियंत्रण यहाँ पे तो नहीं होगा, तो ये निर्णय लेना इसका राइट आंसर। नियंत्रण इसलिए नहीं होगा, नियंत्रण बाद में होता है। आयोजन यहाँ पे अगर बात करें तो आयोजन की अगर बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। नियोजन प्लानिंग कहलाती है।
तो निर्णय लेना यानी महाप्रबंधक की बैठक में जो होता है प्रबंधन का प्रकार सर्वाधिक संभव परिणाम जो रहता है वो निर्णय लेना होता है। मतलब जैसे 4 ऑप्शन है, अब मीटिंग चल रही कुछ, तो इनमें डिसीजन लेने के लिए मीटिंग चलती होगी ना, तो इनमें डिसीजन लेना यानी कि निर्णय लेना इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है संचालन प्रबंधक यानी कि ऑपरेशन मैनेजर के उत्तरदायित्व में शामिल है। बताइए उत्तरदायित्व में क्या शामिल है? नियोजन, आयोजन, स्टाफिंग, प्रोक्रिइंग, समीक्षा। इसके अलावा नियोजन, आयोजन, स्टाफ, नेतृत्व, नियंत्रण, डिजाइनिंग और संचालन, पूर्वानुमान, डिजाइनिंग, नियोजन, आयोजन क्या है बताइए मुझे। तो यहाँ पे देखिए क्रम आपको फिर से पूछा गया है। देखिए यहाँ पे आपको नियोजन आएगा पहले यानी प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो ये देखिए POSDC के क्रम में यहाँ पे राइट आंसर हमारा बी आ जाएगा। ठीक है, इसी के क्रम में यहाँ पे जो संचालक प्रबंधक है या ऑपरेशन मैनेजर, इसके उत्तरदायित्व शामिल होते हैं। योजना बनाना जिसे हम बोलते हैं प्लानिंग करना, प्राय प्रबंधन का प्राथमिक कार्य कहलाता है, क्योंकि इसकी अगर बात करें देखिए भविष्य के निर्णय लेने के लिए कुछ आधार प्रदान करता है, या फिर संगठनात्मक संस्कृति के लिए टोन सेट, ये तो नहीं होगा। संगठनात्मक सदस्यों के लिए विजन तैयार, ये भी नहीं होगा। अन्य सभी कार्यों का आधार स्थापित करता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा राइट आंसर यहाँ पे डी होगा। डी क्यों होगा? क्योंकि देखिए जितने भी कार्य है प्रबंधन के उन सभी के लिए आधार स्थापित कौन करता है? जैसे प्लानिंग के लिए, मतलब प्लानिंग तो खुद अपने आप में प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है, स्टाफिंग में क्या करना है, निर्देशन में क्या करना है, कंट्रोलिंग में क्या करना है, ये सब कौन डिसाइड करता है? प्लानिंग। यानी इन अन्य सभी कार्यों के लिए आधार का काम कौन कर रहा है? प्लानिंग। तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा, डी नंबर का हमारा राइट आंसर यहाँ पे होगा। देखिए जो क्वेश्चन है हमारा, जब प्रबंधन के प्रकार है, ठीक है, उनके तार्किक अनुक्रम, जैसे कि स्टार्ट कैसे किया जाना है, ठीक है, उसके बाद आगे की जो प्रोसेस है वो किस प्रकार किया जाना है, और लास्ट में स्टॉप होता है, तो एक कंप्लीट रूप से क्या कहलाएगा? एक प्रोसेस हुई ना, क्या हुई? प्रोसेस। यानी कि तार्किक अनुक्रम में हम रखें जितने भी कार्य है तो एक प्रकार की क्या हुई? प्रोसेस, यानी कि मैनेजमेंट की प्रक्रिया। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी कि मैनेजमेंट प्रोसेस। जब प्रबंधन के कार्य उनके तार्किक अनुक्रम में रखे जाते हैं तब इसे प्रबंधन प्रक्रिया कहा जाता है। और एक प्रबंधन प्रक्रिया कार्य गतिविधियों क्रियाओं के समन्वय की एक प्रणाली है ताकि कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से पूरी की जा सके। साथ ही प्रबंधकीय प्रक्रिया नियोजन, आयोजन, स्टाफिंग, निर्देशन, नियंत्रण, इन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। और किस प्रकार इसमें आगे बढ़ा जाएगा, ये सारे काम किए जाते हैं मैनेजमेंट की प्रोसेस में। तो यहाँ राइट आंसर आपका क्या होगा? मैनेजमेंट प्रोसेस, यानी मैनेज प्रबंधन की प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन नियोजन कार्य के संदर्भ में सही है? निम्नलिखित में से कौन नियोजन कार्य के संदर्भ में सही है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विचारों तथा कार्यों का ब्लूप्रिंट तैयार करना या सभी कार्यों के आवंटन के बारे में बताना, यह देखना कि क्या आवंटित चीज़ें आवंटित हुई है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आवंटित हुई चीज़ें तो यहाँ नहीं आएगा। यहाँ आप देखिए सभी कार्यों के आवंटन के बारे में ये भी नहीं आएगा। जब यहाँ ये भी नहीं आएगा तो हमारा जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? विचारों तथा कार्यों का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है किसके माध्यम से? प्लानिंग, यानी कि नियोजन के माध्यम से। कभी भी हम प्लान तैयार करेंगे तो उसका भविष्य में क्या होना, उसका एक ब्लूप्रिंट हमारे पास होता है। तो राइट आंसर हमारा ए होगा। ठीक है, तो यहाँ आप इसके बारे में देख भी सकते हैं। चलिए, एक संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक मानव, वित्तीय, भौतिक संसाधनों को प्राप्त करना और संगठित करना किस कार्य श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो सिंपल सी बात है, जब हम प्लान तैयार करेंगे तो वो नियोजन, यानी कि भविष्य में क्या होना है उसके लिए हम अभी से क्या करेंगे? प्लान। तो राइट आंसर हमारा बी होगा। यानी कि एक संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मानव, वित्तीय, भौतिक संसाधन को प्राप्त करना, संगठित करना प्रबंध के संगठन की कार्य श्रेणी में आता है। और आयोजन प्रबंधन के 4 मुख्य कार्यों में से एक होता है। ठीक है, इसके अलावा जिसका उपयोग प्रबंधक द्वारा श्रमिकों और संसाधनों को ठीक से आवंटित करने के लिए किया जाता है ताकि संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। तो हमारे यहाँ पे प्लानिंग राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्यक्तिगत खातों और नकदी खातों का अनुरक्षण खालिस्तान कहलाता है। देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं औपचारिक और अनौपचारिक, इसके अलावा अग्र, सक्रिय और प्रतिक्रियाशील, दीर्घकालिक और अल्पकालिक, या युक्तिपूर्ण और परिचालनात्मक। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा डी। डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए महत्व के आधार पर नियोजन रणनीतिक और परिचालनात्मक हो सकती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे युक्तिपूर्ण या परिचालनात्मक हो सकती है, जिसे हम स्ट्रेटेजिक यानी रणनीतिक भी बोलते हैं। साथ ही संगठन के विजन, मिशन, लक्ष्य और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई जाती है। इसका अर्थ पहले से सोचना और यह जानना कि व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमें भविष्य में क्या करने की आवश्यकता है।
कॉरपोरेट स्तर पर होने वाले योजना को रणनीतिक योजना कहा जाता है और कार्यात्मक यानी फंक्शनल स्तर पर होने वाली योजना को परिचालनात्मक योजना कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या एक व्यक्ति को गतिविधि से जोड़ने के द्वारा भूमिकाओं के निर्माण के लिए व्यवसाय को सक्षम बनाता है। तो देखिए, सक्षम क्या बनाता है यहाँ पे, इसका राइट आंसर हमारा ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक प्रकार से संगठन हम बोल सकते हैं। ठीक है। संगठन के बाद क्या की जाती है, स्टाफिंग यानी नियुक्तियाँ की जाती है। तो राइट आंसर हमारा ए होगा। क्यों? क्योंकि नियोजन के बाद यहाँ बोला जा रहा है ना, देखिए, व्यक्ति को गतिविधियों से जोड़ने की भूमिकाओं के निर्माण के लिए व्यवसाय को सक्षम बनाता है, यानी कि पहले हम प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग को सक्सेस करने के लिए हमको ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑर्गेनाइजिंग है, यानी नियोजन के बाद आयोजन प्रबंधक का दूसरा प्रमुख कार्य होता है, जो कि मानवीय प्रयासों का समन्वय करता है, तालमेल बैठाएगा सबको और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर करेगा। संसाधनों की व्यवस्था करता है तथा एक व्यक्ति को गतिविधि से जोड़ने एवं उसकी भूमिकाओं के निर्माण के लिए व्यवसाय को सक्षम बनाता है, ताकि उद्देश्य की प्राप्ति में मदद मिल सके, और साथ ही इसके अंतर्गत उन तरीकों और साधनों को शामिल करते हैं जिनके साथ योजनाओं को लागू किया जा सके। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट है, वह प्रबंधन कार्य क्या है जो प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को निर्धारित करता है। वह प्रबंधन कार्य क्या है जो कि प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को निर्धारित करता है और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही को पहले से ही सुनिश्चित करता है। जब पहले से सुनिश्चित करने की बात आ जाए तो क्या आ जाती है, नियोजन, यानी कि क्या क्या किया जाएगा, प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग करने के बाद ही हम जो है बाकी के कार्य करते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, सी, यानी नियोजन वह प्रबंध कार्य है जो कि प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को निर्धारित करता है, यानी पहले से। ठीक है। प्रबंधन कार्य जो कर्मचारियों की गतिविधियों से संबंधित होते हैं, अपने लक्ष्यों की दिशा में संगठनात्मक प्रदर्शन को निर्धारित करते हैं और आवश्यकता अनुसार सुधार करते हैं, क्या कहलाते हैं। देखिए, प्रबंधन का कार्य जो कर्मचारियों की गतिविधियों से संबंधित होते हैं, अपने लक्ष्यों की दिशा में संगठनात्मक प्रदर्शन को निर्धारित करते हैं और आवश्यकता अनुसार उसमें सुधार करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, नियंत्रण। मान लो जो भी कर्मचारी को दायित्व सौंपे गया है, वो अपनी गतिविधि जो भी होती है उसको उस पर देख रेख करना, उसमें सुधार करना, ठीक है, कुछ गाइड करना उनको, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है, ये नियंत्रण के अंतर्गत आ जाता है, कंट्रोलिंग। इसके लिए सेपरेट चैप्टर हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया को संगठन के अंदर की सूचनाओं की जानकारी पहुंचाता है तो उस समय उसकी भूमिका क्या होती है। प्रबंधक की भूमिका अलग अलग होती है, आपको पता है। तो जब बात की जा रही बाहर की दुनिया की सूचनाओं को, वो संगठन की अंदर, मतलब एक प्रकार से संगठन के अंदर की सूचनाओं की जानकारी पहुंचाता है। ठीक है। बाहर की दुनिया को मतलब अंदर से, ये है हमारा, यहाँ से वो बाहर सूचनाएं पहुंचा रहा है, कौन, मैनेजर। मैनेजर मतलब प्रबंधक। तो उसे उस समय क्या बोलेंगे, तो उसे उस समय जो है स्पोक पर्सन बोलेंगे। स्पोक पर्सन मतलब प्रवक्ता, मतलब हमारी जो कंपनी है उसके बारे में बाहर तक पहुंचा रहा। ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे, प्रवक्ता। प्रवक्ता उसको बोलेंगे जो बाहर तक हमारी जानकारी को पहुंचा रहा है। और हेनरी मिट्जबर्ग ने प्रबंधकों की भूमिका को 3 अलग अलग समूह में वर्गीकृत किया है, जैसे कि सूचनात्मक हो सकता है, पारस्परिक हो सकता है और निर्णायक हो सकता है। जहां प्रबंधक बाहरी पार्टियों को सूचना स्थानांतरित करता है, वहां उसकी भूमिका सूचनात्मक होती है। ठीक है, इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है, तो बताइए मुझे। यहाँ पे नियंत्रण बिल्कुल है, प्लानिंग है, स्टाफिंग है। प्राइस निर्धारित करना प्रबंधन का मतलब जो एक प्रकार से मुख्य कार्य नहीं है या तत्व नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, मूल्य निर्धारण यानी प्राइसिंग। तो प्रबंध कहाँ से हम देख सकते हैं, प्रबंधन के अंतर्गत नियोजन, आयोजन, स्टाफिंग, नेतृत्व, कंट्रोल, नियंत्रण, ये सारी चीज़ें आ जाती है। यहाँ हम देख सकते हैं वर्तमान समय में प्रबंध प्रक्रिया के अंतर्गत प्रबंधक अन्य व्यक्तियों के साथ कार्य को संपन्न करवाने, लक्ष्य को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन के तत्वों में से एक नहीं है, तो देखिए प्रबंधन के तत्व में से इनमें से कौन सा नहीं है, बताइए जरा मुझे। प्लानिंग तो है, सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे देखते हैं अभी, ऑर्गेनाइजेशन है, कमांड आदेश देना भी है, पर सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे नहीं है। केंद्रीकरण जो होता है मुख्य तत्व या प्रबंधन के तत्व के अंतर्गत नहीं आता। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी। बी यहाँ हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं प्रबंधन के तत्व हम बार बार देख सकते हैं। प्रबंध के 3 कार्य हैं, व्यवसाय का प्रबंध करना, प्रबंधकों का प्रबंध करना और कार्य तथा कार्य करने वाले का प्रबंध करना। ये किसके द्वारा बोला गया है, ये पर्सन है हमारा पीटर ड्रकर। ठीक है। एक प्रकार से आप ऐसे याद रख लिए, आप याद करने के लिए कुछ भी बना सकते हैं ना आप, उसमें क्या है, गलत याद करो, सही याद करो, याद होना चाहिए। हमारा मुख्य टारगेट क्या है, याद होना। ठीक है।
जैसे आपको मंजिल प्राप्त करना है, रास्ता कोई भी हो, मंजिल मिलना चाहिए, ठीक है। मंजिल को पाने के लिए अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। उसी प्रकार आप इनको ट्रिक बनाकर याद रखिए अपने अनुसार। अब सबका दिमाग एक सा नहीं होता, सब अपने अनुसार रख सकते हैं। तो यहाँ इन्होंने 3 कार्य बताए हैं, ठीक है। मतलब एक प्रकार से हम ऐसा याद रख सकते हैं, पीछे डकार दिए तो 3 कार्य हमने कर दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कौन कौन से, व्यवसाय का प्रबंध, प्रबंधकों का प्रबंध और कार्य का प्रबंध, ठीक है। तो ये 3 काम हमको बोला गया है पीटर ड्रकर के द्वारा। निम्न में से जो है औद्योगिक संबंध के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। औद्योगिक संबंध के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है तो देखिए संगठन हेतु नियोजन अगर बात करें तो यहाँ देखिए जो है ये औद्योगिक मतलब संबंध के अंतर्गत सम्मिलित नहीं, जबकि सामूहिक सौदेबाजी है, सेबी वर्गीय शोध है, संप्रेषण है। तो यहाँ डेल योडर के अनुसार औद्योगिक संबंधों से आशय जो है प्रबंध एवं कर्मचारियों अथवा कर्मचारियों एवं संगठन के बीच उन संबंधों से है जो रोजगार से उत्पन्न होते हैं, यानी कि आपस में काम करते हैं साथ में, वो उससे उत्पन्न होने वाले संबंध होते हैं, जो कि यहाँ हम देख सकते हैं औद्योगिक संबंध होते हैं, ठीक है। जैसे कर्मचारी को अपने बॉस से जो रिलेशन है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संबंध, श्रमिकों एवं नियोक्ता के बीच कार्य, स्थल पर सामूहिक विचार विमर्श, नियोक्ता एवं उनके संगठनों तथा श्रम संघों के बीच सामूहिक संबंध एवं इन संबंधों के नियंत्रण में सरकार की भूमिका शामिल होती है। नेक्स्ट है नीति निर्माण प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है। नीति निर्माण प्रक्रिया का प्रथम कार्य क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा सी, नीति निर्धारण हेतु प्रारंभिक प्रयास करना। क्या होता है, नीति निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम चरण है, जैसे कि उचित समय उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला को नीति कहते हैं, ठीक है। नीति सोच समझकर बनाए गए सिद्धांतों की एक प्रणाली होती है जो कि उचित निर्णय लेने और सम्यक परिणाम पाने में हमारी मदद करती है। नीति निर्माण प्रक्रिया के प्रथम चरण के अंतर्गत नीति निर्धारण हेतु प्रारंभिक प्रयास करना शामिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है श्रम नियोजन कार्य के अंतर्गत देखने को मिलता है। श्रम नियोजन कार्य के अंतर्गत क्या देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पे बात करें तो ए नंबर का हमारा यहाँ पर राइट आंसर है, श्रमिक आवश्यकताओं का पूर्वानुमान किया जाता है। तो श्रम नियोजन एक श्रम बल की आपूर्ति और मांग का विश्लेषण, पूर्वानुमान, योजना बनाने और लक्ष्य प्रतिभा प्रबंधन हस्तक्षेपों का निर्धारण करने की प्रक्रिया यहाँ पर देखने को मिलता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक संगठन के पास सही समय पर सही कौशल के साथ सही लोग होना चाहिए। श्रम नियोजन के अंतर्गत श्रमिकों की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान एवं कार्यों का पूर्वानुमान किया जाता है। श्रम नियोजन के अंतर्गत नहीं आता है, क्या नहीं आता है श्रम नियोजन के अंतर्गत, तो यहाँ पे हमको बात देखने को मिलेगा। हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो यहाँ देखिए श्रमिकों को कार्यों से परिचित कराना, श्रमिकों को कार्यों से परिचित कराना श्रम नियोजन के अंतर्गत नहीं आता। बाकी चीज़ें पदोन्नति प्रशिक्षण आता है, श्रम प्राप्ति हेतु नीतियाँ व स्व निर्धारित करना, साक्षात्कार और परीक्षण करना। तो यहाँ पे देखने को मिलता है श्रम नियोजन एक श्रम बल की आपूर्ति और मांग का विश्लेषण, पूर्वानुमान, योजना बनाने, लक्ष्य, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अभी हमने देखे थे श्रमिकों को कार्य से परिचित कराना, कार्य दर का निर्धारण व स्थापन करना। नियोजन प्रक्रिया प्रयुक्त होती है, कहाँ होती है बताइए मुझे, अल्पकालीन में, मध्यकालीन में या दीर्घकालीन में। तो जितनी भी जगह नियोजन किया जाता है, मतलब जितनी भी होती है, मतलब लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, सभी जगह हमको नियोजन देखने को मिलता है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नियोजन का केंद्र बिंदु क्या होता है बताइए मुझे, नियोजन का केंद्र बिंदु लक्ष्य प्राप्ति होता है क्या, समन्वय, नियंत्रण या भय पैदा करना, तो इसका राइट आंसर है लक्ष्य प्राप्ति। केंद्र बिंदु लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही सारी प्रक्रिया यहाँ पर तैयार की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन एंड हो चुके हैं नियोजन से रिलेटेड। आई होप आपको सारी चीज़ें कंप्लीट समझ में आई होगी। कुछ चीज़ें अगर डाउट रहती है तो डाउट के लिए हम अलग से लेक्चर लाएंगे, आप डाउट अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और लेक्चर कैसा लगा वो भी बता सकते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो इस प्रकार हमारा नियोजन कंप्लीट हो चुका है। जो भी दिक्कत होगी आप मुझे बता दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।